सर्वे के अकॉर्डिंगली, और उसमें से मात्र 15% जो है वो रीट में है। और अगर आप यूएसए से कंपेयर करेंगे तो यूएसए का 90% का जो ऑफिस का स्टॉक है वो रीट्स। तो गवर्नमेंट ने इसको जुलाई 2024 का जो बजट आया उसमें बहुत अच्छा रिलैक्सेशन दिया और इनको इक्विटी शेयर्स की कैटेगरी में डाला। आदाब, इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। पैसा बोलता है कि इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। REIT और इनविट, आपने कई बार ऐसा नाम सुना होगा। मतलब क्या होता है इसका? ये ऐसे कॉर्पोरेशंस हैं जो इनकम जनरेट करने के मकसद से बनाए जाते हैं। और साथ ही हैं जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप भटनागर। शुक्रिया संदीप, ये रीट, इनविट, ये हमने सुना था निफ्टी के ETFs होते हैं, तो क्या ये कुछ ऐसा ही है, रियल एस्टेट को लेकर है इसमें? क्योंकि निफ्टी रियल एस्टेट तो नहीं है शायद, है ना? तो शायद क्या यही इसको माना जाए कि अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, एक पर्टिकुलर कंपनी में इंडिविजुअली नहीं करना है, स्टैंड अलोन नहीं करना है, तो आप इस ETF टाइप में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी। तो क्या है ये, समझाएं हमारे दर्शकों को। जी सोनिया जी, आपने ठीक बोला, ये एक कोई कंपनी पर्टिकुलर में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ये एक तरीके का, हम कह सकते हैं, एक म्यूचुअल फंड टाइप का ये ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कि इन्वेस्टर से पैसा लेके रीट्स में लगाते हैं और एक इन्वेट होता है। तो रीट्स में क्या होता है कि जो रीट्स एक तरीके की ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट से जब ये रीट्स से जब ये इन्वेस्टमेंट होती है तो ये रियल एस्टेट में लगाया जाता है। मोस्टली ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में, होटल्स में और इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है रीट द्वारा, और उससे फिर एक रेगुलर इनकम जनरेट होती है। उसी तरीके से इन्वेट होते हैं। इन्वेट के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि पावर ट्रांसमिशन लाइंस हो गई, पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, हाईवेज हो गए, इनके अंदर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से ये रेगुलर रिटर्न जनरेट करते हैं। तो मेनली इनका जो फोकस रहता है, इनका रियल एस्टेट में रहता है रिट्स का फोकस, और इन्वेट्स का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रहता है। चाहूँ तो कैसे करूँ? तो फिर तो संदीप ऐसा वाला ढूंढा जाए जिसमें कि बहुत कम लोग हों, ताकि हमें जब शेयर मिले तो ज़्यादा मिले प्रोराटा में। नहीं, आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली ऐसा होता है, जब जैसे वनीत जी ने जो बताया, जब कोई एक स्पॉन्सर आता है, स्पॉन्सर एक RET या इन्वेट को फॉर्म करता है और फॉर्म करने के बाद वो सेबी से अप्रूवल लेके उसकी लिस्टिंग कराता है। जैसे बिल्कुल जैसे इक्विटी शेयर्स की लिस्टिंग होती है, उसी तरीके से इसकी भी लिस्टिंग होती है। IPO आता है, IPO में सेबी ने मैंडेट यही किया हुआ है कि मिनिमम जो है, मतलब मैक्सिमम जो है 15,000 से आप स्टार्ट करोगे। 15,000 की रिटेल इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं, उसके ऊपर जितना मर्जी जो इन्वेस्ट करना चाहे वो कर सकता है। तो जब वो 15,000 का IPO कोई सब्सक्राइब करता है तो उसको जो यूनिट्स मिलते हैं उससे फिर उसको वो रिटर्न आती है। तो बड़ा बहुत ही मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया सिस्टम है, और क्योंकि ये आज अभी पॉपुलर नहीं है। आप देखिए, भारत के अंदर सिर्फ 4 रीट्स हैं, और अगर आप ग्लोबली देखेंगे, ग्लोबली जो है पूरी दुनिया में 1000 रीट्स हैं। तो उसके लिहाज से भारत में कुछ 0.3% ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो रीट्स में इन्वेस्टेड है। भारत के अंदर देखिए 1000 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया है जो ऑफिस का स्टॉक जो कहा जाता है, जो सर्वे के अकॉर्डिंगली, और उसमें से मात्र 15% जो है वो रीट में है। और अगर आप यूएसए से कंपेयर करेंगे तो यूएसए का 90% का जो ऑफिस का स्टॉक है वो रीट्स के अंडर में आता है। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया, इसका फ्यूचर आउटलुक भी बहुत अच्छा है, और आगे जाके इसमें ग्रोथ होगी। आप जैसा कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, मतलब सेबी ने बोला है कि हर 6 महीने में करना है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 2019 में पहला रीट लिस्ट हुआ था, तो तब से हर 3 महीने क्वार्टरली, मतलब ये लोग 90% के करीब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ऑन एन एवरेज 5 से 7% का रिटर्न। आप देखिए, अब आप इसको इक्विटी से कंपेयर नहीं कर सकते कि इक्विटी में रिस्क ज्यादा है, इसमें रिस्क कंपैरेटिवली कम है। तो 5 से 7% का जो है वो रिटर्न इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। क्योंकि देखिए, आपने रीट्स परचेज करा,
तो रीट्स में क्या होता है, उनको रेंटल इनकम आता है, रेंटल इनकम में फिर वो अपने खर्चे वर्चे काट के वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन साथ के साथ इनको जो है अपना वैल्यू भी बढ़ती है, जो उन्होंने रियल एस्टेट खरीदी है उसकी वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है तो कैपिटल एप्रिसिएशन होती है। जो एनएवी है वो आपकी, क्योंकि एनएवी से जो है वो सारी चीज़ें मॉनिटर होती हैं, तो एनएवी आपकी मान लीजिए इस साल में 300 की थी, नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे तो 10% बढ़ गई, 330 की हो गई। वो कैपिटल एप्रिसिएशन चलता रहता है। वो उनको क्या फायदा है अगर लोग उसमें इन्वेस्ट करें? क्या वो उस पैसे को कहीं यूज कर रहे हैं, या फिर क्योंकि उनको तो अपना प्रॉफिट ही बांटना पड़ रहा है, तो व्हाट इज द नीड? देखिए सुनील जी, ऐसा होता है कि जब कोई प्रमोटर है या जिसको हम स्पॉन्सर बोलते हैं, अगर वो उसमें रीट कोई फॉर्म करता है तो सबसे पहली बात उसको मिनिमम 15% अपना स्टेक उसमें रखना पड़ता है, ये सेबी का नॉर्म है। फिर दूसरी बात यह है कि जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है और जो भी उसका मैनेजमेंट हो रहा है, तो उसका एक परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो उनको भी आता है, क्योंकि वो मैनेज कर रहे हैं। इसमें हालांकि एक पोर्टफोलियो मैनेजर भी रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहता है, तो वो भी उस चीज़ को देखता है, तो उनको भी कुछ शेयर उनको भी होता है, कुछ शेयर स्पॉन्सर का भी होता है, तो बेनिफिट उन सभी लोगों को होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टर को ही बेनिफिट हो रहा है, इन्वेस्टर को बेनिफिट हो रहा है। इन्वेस्टर को बेनिफिट सबसे बड़ा तो ये हो रहा है कि देखिए उसका जो फंड है वो मैनेज हो रहा है, वहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, वो उस प्रोजेक्ट को, उस रीट्स को, उस इन्वेट को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक और रिक्वायरमेंट ये भी है कि जो भी मैनेज करेगा उसका मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फंड मैनेजमेंट में, या फिर रियल एस्टेट में, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में। तो वो लोग जब मैनेज करते हैं तो उसमें जो आपकी रिटर्न्स के चांसेस हैं, वो जो स्टडी रिटर्न्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उसमें आपको एक स्टडी रिटर्न्स हर क्वार्टर में मिलेगा और आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। फिर उसके साथ एक और चीज़ ये भी है, जो अभी आप बात कर रहे थे कि कोविड के अंदर जो नुकसान हुआ, या जैसे किसी मॉल में शिफ्ट हो जाते हैं, इसमें क्या होता है कि कुछ क्या, मैं लगभग सारे जितने भी रीट्स होते हैं उनके अंदर एक जो लीज एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उनके लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट होते हैं, 5 साल 7 साल 10 साल के। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट होती है तो अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें इनका एक कंसेप्ट होता है वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी, यानी कि जो लीज एक्सपायरी है वो कितने पीरियड में हो रही है। तो लीज एक्सपायरी जितना ज़्यादा पीरियड होगा, तो बीच में अगर कोई चीज़ आएगी भी ना, तो आपको रेंट तो आता ही रहेगा। तो रेंट के अंदर कभी इसमें अनलेस एंड अनटिल के लीज एक्सपायर हो गई, फिर रिन्यू नहीं हुई, जैसा आपने बताया कि वो एक मॉल में आना ही बंद कर दिया, तो ये हो सकता है कि जितने पीरियड तक का एग्रीमेंट है तब तक तो वो कंटिन्यू करेंगे। अनलेस एंड अनटिल के बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है, बिल्कुल ही उसमें फुटफॉल ख़त्म हो गया है, तब तो नेचुरली उसका जो भी लॉस लेके वो लोग एग्जिट करेंगे। बट नॉर्मली अगर छोटे मोटे बीच में या जैसे जो इश्यूज आते हैं, तो उसके अंदर वो लोग सेल कर जाते हैं, और इसीलिए उसका रिटर्न नॉर्मली एक एवरेज रिटर्न। अब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ शेयर मार्केट जैसा रिटर्न आएगा, जो आपने बात करी कि जी कोई एक्सेप्शनल रिटर्न आएगा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इसको ना ये देखिए कि ना तो इसका रिटर्न एफडी जितना कम है, और ना ही इसका शेयर मार्केट जैसा ज़्यादा है। शेयर मार्केट में आप जैसे अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो 20% 25% तक आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बीच का ये रिटर्न है। तो इसमें जो इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ा रिस्क लेंगे तभी आप इन्फ्लेशन को बीट करेंगे ना। आप 5-6% की इन्फ्लेशन अगर हम लेके चल रहे हैं, तो उसको बीट करने के लिए आपको 10% तो ऊपर जाना ही पड़ेगा, अगर आपको टैक्स काट के रिटर्न लानी है। तो थोड़ा रिस्क लेना है और थोड़ी रिटर्न आप एक्सपेक्ट करें, तो उस कैटेगरी में इसको अगर हम देखें तो ये बिल्कुल फिट आते हैं। तो रीट्स की ऑर्गेनाइजेशंस ने, इन्वेट ने बहुत रिप्रेजेंटेशन दिया गवर्नमेंट को, क्योंकि इसमें ग्रोथ जो थी, क्योंकि नए नए सेक्टर्स आए थे, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आए थे, तो इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने इसको जुलाई 2024 का जो बजट आया उसमें बहुत अच्छा रिलैक्सेशन दिया, और इनको इक्विटी शेयर्स की कैटेगरी में डाल दिया। यानी कि अगर आप 1 साल से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएंगे, और 1 साल से ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएंगे, और उस कैटेगरी में आपको
1,00,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब आपको होता है तो 1,25,000 का एग्जेम्प्ट होता है, वहां तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स लगता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 20% का टैक्स लगता है। तो ये इन्होंने किया, क्योंकि पहले क्या था, 3 साल का था क्राइटेरिया कि 3 साल के ऊपर आप इन्वेस्ट करोगे तब आप लॉन्ग टर्म में जाओगे, फिर आपको 20% का टैक्स होगा। खैर पहले उस समय 20% का ही टैक्स था, तो ये इन्होंने किया। अच्छा, अब रही बात रेंटल इनकम यानी डिविडेंड की। डिविडेंड के अंदर इन्होंने क्या किया है कि अगर जो रीट या इन्वेस्ट है, अगर वो एक इनकम टैक्स के अंदर एक कंसेशन होता है सेक्शन 115BAA के अंदर, तो अगर उस सेक्शन के अंदर वो अपना टैक्स दे रहे हैं, यानी कि कंसेशन टैक्स अवेल कर रहे हैं, तब तो जो इन्वेस्टर है उसको पूरा टैक्स देना है अपने स्लैब रेट के हिसाब से। और अगर वो कंसेशन नहीं ले रहे हैं तो फिर वो डिविडेंड जो आएगा उनको फिर वो टैक्स फ्री है। तो ये इन्होंने ये कैच है वहाँ पे। तो वो जब आपको रिटर्न आएगी तो उसमें वो लिखा आता है कि हमने इसमें कंसेशन रेट लिया है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, या फिर हमने कंसेशन रेट नहीं दिया, आपको ये डिविडेंड इनकम टैक्स फ्री है, तो वो उसके अंदर आता है। तो उसको आप कर सकते हैं। आजकल लोग पे भी अलग अलग रेट्स होंगे। परसेंटेज तो देखिए वो डिपेंड करेगा आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है उसके बेसिस पे, कि आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10%, 15%, 20% इतना, मेरे हिसाब से अभी स्टार्टिंग, क्योंकि अभी एकदम स्टार्टिंग फेज है, तो 15-20% तक तो हम रीट्स में जा सकते हैं। अब जैसे आपने बोला कि उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करें, अब जिन लोगों को पैसिव इनकम चाहिए, स्पेशली जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको पैसिव इनकम चाहिए होती है। अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताता हूँ, आपको कंपैरिजन अगर हम ड्रॉ करें रियल एस्टेट में और रेट्स में, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, आपने सोचा कि चलो मेरे पास कुछ फंड है, 50 लाख रुपए हैं, मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी है। आप गए मार्केट में, प्रॉपर्टी कैसे खरीदेंगे, आप पहले प्रॉपर्टी हंट करेंगे, आप ब्रोकर को कांटेक्ट करेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे पता नहीं रेट ठीक है, 50 की है, 40 की है, कि मैं महंगी तो नहीं ले रहे हूँ, है, तो ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई चलो ठीक है हमारी डील हो गई। अब उसके बाद ये देखो कि जी वो प्रॉपर्टी के पेपर्स ठीक है नहीं है, ये जेन्युइन सेलर है कि नहीं है, कहीं कुछ ना गलत तो नहीं हो जाएगा, कोई हाउस टैक्स उसका पेड है कि नहीं है, का घोंसला ना हो जाए। बिल्कुल सही। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रोकर को भी कमीशन देना पड़ेगा। फिर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसको, अब आप सोचेंगे कि आप प्रॉपर्टी खरीद तो लिया, अब उसको रेंट पे तो उठाएं। अब फिर रेंट पे उठाएंगे तो फिर आपको फिर ढूंढना पड़ेगा कोई टेनेंट, वो टेनेंट ठीक है नहीं है, उसकी भी ड्यू डिलिजेंस करेंगे। तो मेरा मतलब कहने का, इसके बाद एग्जिट, आपको कहीं किसी खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या आपको एजुकेशन करनी है बच्चों की, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करना है, तो कम से कम आप लिक्विडेट करेंगे तो आपको मेरे हिसाब से 4 से 6 महीने का टाइम लगेगा ही लगेगा। और अगर किसी को पता चल गया कि आप लिक्विडेट करना चाहते हैं क्योंकि आपको जरूरत है, तो फिर आपको मुंह में दांग भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे, फिर तो उसके हिसाब से हो जाएगा, इनको तो बेचना है तो हम अपने हिसाब से डिस्ट्रेस सेल हो जाएगी, डिस्ट्रेस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विडिटी बहुत है इसमें, लिक्विडिटी बहुत हाई, खरीदार है, हाँ है, खरीदार है। कंपैरेटिवली अभी इतनी लिक्विडिटी नहीं है जितना कि आप शेयर मार्केट में देखते हैं, लेकिन अभी अच्छी लिक्विडिटी है, काफ़ी बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। इसमें जैसे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये देख सकते हैं, एक्चुअली क्या है कि जैसे रिपोर्ट्स भी इनकी ना हाफ ईयरली पब्लिश होती हैं, इनको मैंडेटरी है कि हाफ ईयरली पब्लिश, उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इनका ऑक्यूपेंसी रेट क्या है। तो नॉर्मली जैसे अगर रेंटल्स हैं तो आपका इनका ऑक्यूपेंसी रेट 80-85%, 90% है, तो बहुत अच्छा माना जाता है वो। फिर उसके बाद इनकी क्या होता है कि जो लिस्टिंग प्राइस है और जो NAV है वो नॉर्मली डिफरेंट हो सकती है, होती भी है आमतौर पे। तो अगर हमें NAV से कम रेट में मिल रहा है कोई भी रीट, तो हम ये मान सकते हैं कि हमें थोड़ा डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो वो हम उसको प्रेफर कर सकते हैं। और अगर NAV से ज़्यादा पे मिल रहा है तो आप ये मान के चलिए वो प्रीमियम है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे। तो व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट जो यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं कि ठीक है हमने 80% जो है अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे मॉल्स में किया हुआ है या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में किया हुआ है जहाँ पर हमें रेंट आ रहा है, तो क्या किसी को पर्सनली अगर सपोज कोई बहुत ही ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहा है
तो जाके पर्सनली देखना चाहिए, ये सब करना चाहिए, या क्योंकि आजकल बुक्स पे कितना भरोसा किया जाए। हालांकि सेबी है, रेगुलेट करती है, लेकिन फिर भी लूपहोल्स लोग निकाल ही लेते हैं। हाँ देखिए, जो आपने एग्जाम्पल लिया जो जिसका क्रैश हो गया था, वो बिल्कुल ठीक है। वो क्या होता है कि जब मार्केट में लिस्टिंग होती है तो बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स उसको रेट्स को बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा परचेज कर करके और फिर उसके बाद वो पब्लिक में फेंक देते हैं और उसके बाद वो मार्केट में क्रैश हो जाता है, क्योंकि उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कंपनी की कुछ है ही नहीं, वो ना के बराबर है। ऐसा मतलब एक ही केस काफ़ी सारे केसेस में हुआ है। एक एसएमई लिस्टिंग हुई थी, उसमें भी यही केस हुआ था। उसमें भी वो एक डीलर था, उसमें उनके मतलब एक ही छोटा सा शोरूम था उसका, उसमें मेरे ख्याल में 7-8 एम्प्लॉयज़ काम करते थे और उन्होंने इतनी लिस्टिंग करी, उन्होंने लिस्टिंग करी थी मेरे ख्याल 200-300 करोड़ की, और उसमें उनको सब्सक्रिप्शन मिल गया था हज़ारों करोड़ का। हाँ, वो यहीं पर आसपास। तो ये तो इस तरीके से ऐसे हो जाता है। लेकिन जो बात अगर हम रीट्स की कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में, क्योंकि ना आप देखिए कि जो रीट्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है, रीट्स काफ़ी हाई नेटवर्थ के होते हैं सारे, तो उसमें चांसेस काफ़ी कम है। सेबी की गवर्नेंस बड़ी स्ट्रांग है, इतना सेफ है और सेफ भी है, और रेगुलेशन भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इसका कंप्लायंस भी काफ़ी अच्छा है। और इनविट के बारे में भी बताएं कि इनविट में किस तरह का अभी रिस्पांस है लोगों का, क्यों नहीं हो पा रहा है पॉपुलर, क्या रीज़न है? मेरे हिसाब से देखिए सोना जी, पॉपुलर इसलिए नहीं हो पा रहा है, जो एक तो ये है कि इसके बारे में अवेयरनेस बड़ी कम है, लोगों को पता ही नहीं है कि रीट्स इन्विट्स, रीट्स का फिर भी लोगों को पता है, लेकिन इन्विट्स के बारे में तो बहुत ही कम लोगों को पता है और पॉपुलर नहीं है। फिर मान लीजिए अगर किसी को पता भी है ना, तो उसको ये नहीं पता कि रीट्स करते क्या हैं और रिटर्न कैसे जनरेट करते हैं और कितनी रिटर्न आती है। तो मेरे ख्याल में अगर जिस तरीके के ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं, अगर ऐसे प्रोग्राम और होंगे तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये समझेंगे कि ये एक इनकम जनरेट करने का अच्छा ज़रिया है। नंबर 2, इसमें एक और रीज़न ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर है, उसको अगर रिस्क नहीं लेना है ना, तो फिर वो ज़ीरो रिस्क लेके वो एफडी करा लेता है। वो कहता है कि मैं एफडी ही करा लेता हूँ, मेरे को चलिए मुझे पता है कि 7% 6% का एफडी का इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। अच्छा, अगर जो कोई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है जो कहता है कि मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, तो वो फिर सोचता है कि मैं शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट कर दूँ, मेरे को रिटर्न, मेरे को 7-8% की रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन 5-6% का कैपिटल एप्रिसिएशन, पता नहीं वो कब होगा कब नहीं होगा, इससे अच्छा मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, मुझे 15% का 20% का रिटर्न और एक्सेप्शनल केसेस में और ज़्यादा भी रिटर्न आ जाएगा अगर मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये 2 कारण मेरे को समझ में आते हैं कि ये है कि ऐसा करा गया है। और दूसरा ये है कि अभी ये बहुत ही चाइल्डहुड स्टेज कह सकते हो आप इसकी, क्योंकि अभी लिस्ट हुए हैं। 2014 में तो ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस ही हुआ था इंडिया में और 2019 में लिस्टिंग स्टार्ट हुई है। तो अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कर करके मुझे लगता है कि काफ़ी इसमें ग्रोथ आएगी, बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। आप ये देखिए कि 15% का जो ऑफिस स्पेस है वो रीट्स के अंडर में है, और हर साल जो जीसीसी हमारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं जो जनरेट हो रहे हैं, उनकी वजह से 100 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस जो है इंडिया में हर साल बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये ऑफिस स्पेस बढ़ेगा तो इनका कंट्रोल रीट्स के पास ज़रूर आएगा और रीट्स उसकी वजह से ये काफ़ी ग्रो करेंगे। हालांकि आप देखिए, कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे, तो अगर 100 रुपये की आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हमारा 300 रुपये जो है जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है, हम देख ही रहे हैं। चाइना में जो डेवलपमेंट हुआ है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हुआ है, क्योंकि एक एक रोड्स उनके हर गाँव के अंदर पहुँच गई, उसकी वजह से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ गई। तो रीट्स की जो इन्वेट्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल में ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी और रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे। इन्वेट्स में एक और कारण है कि इसमें ना रेगुलेटरी इंटरजेक्शन बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कोई पावर प्रोजेक्ट है, उसमें अगर किसी इन्वेट ने इन्वेस्ट किया हुआ है
और गवर्नमेंट का कोई मैंडेट आ जाता है कि नहीं, इस पावर प्रोजेक्ट को आपको शिफ्ट करना है, कोल से पावर बनती है, Absolutely. तो फिर आपका वो इन्वेस्टमेंट जो है वो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इन्वेट के नज़रिए से अगर हम देखें तो। बिल्कुल। या फिर हाईवे के अंदर कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि मुंबई में एक हाईवे था, वहाँ पे टोल चल रहा था, फिर गवर्नमेंट ने कुछ कैलकुलेशन करी, बोले कि इसमें टोल अब बंद कर दिया जाएगा, अब इसको फ्री कर दिया जाएगा, तो उस केस में फिर लॉस हो जाता है। और अब की हालत देखो, कितना डिफरेंस हो गया है कि 1 लाख के ऊपर सोना चला गया, और जिन्होंने इन्वेस्ट तब किया होगा तब उन्होंने डिफरेंस देखा होगा। तो आप ये मान के चलो, रियल एस्टेट भी अपना सोना ही होता है, सोने से ज़्यादा ही कहा जाता है रियल एस्टेट को। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाए, और अगर आपको डर लगता है बाकी कंपनियों के शेयर खरीदने से, तो बेटर है कि आप रीट और इन्वेट में इन्वेस्ट करें। शुरुआत रीट से करें, बाद में इन्वेट में कीजिएगा। आप दोनों स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।